और अपकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। जब ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल यहाँ पे भी दे सकते हैं, है ना? नोट कर लीजिए। तो इतने सारे अभिक्रिया के प्रकार थे। एक बार रिवीजन कराते फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो था आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद पढ़े थे उष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसके ठीक बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है तब इसे कैसी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ी थी आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंपली इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल दिए थे Fe+Cu अभिक्रिया कर FeSO4+C। इसके बाद हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हमने पढ़ा था अपक्षेपण अभिक्रिया। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें विलयन से आपके ठोस के रूप में एक पृथक क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया के बाद हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब आपका लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद पढ़े थे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर उसके बाद पढ़े थे ऑक्सीकरण, जब भी किसी यौगिक किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग होता है तब ये कैसी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। फिर हमने पढ़ा अपकरण अभिक्रिया, जब भी किसी यौगिक या तत्व से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का वियोग होता है तो अपकरण अभिक्रिया होती है। फिर इसके बाद पढ़े रेडॉक्स अभिक्रिया, ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होते हैं? साथ साथ होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स। याद है सर, अपकरण और ऑक्सीजन में सिर्फ हाइड्रोजन और हाँ, अगर आपका किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण, या किसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन निकल रहा है फिर भी ऑक्सीकरण। नहीं सर, हम वो नहीं पूछ रहे। हाँ पूछिए। सही हम पूछ रहे हैं अपकरण और अभिक्रिया में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ही सहयोगी अवयव। हाँ, और कुछ आगे बढ़े। अब आगे बात करते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव। देखिए हमारे दैनिक जीवन में भी ऑक्सीकरण हर जगह हो रहा है। अब पहला प्रभाव इसका है संक्षारण। पहला प्रभाव क्या है इसका? संक्षारण। अब ये संक्षारण है क्या सर? ये समझ यहाँ तक सबका हो गया? घर से सारे लोग को याद होना चाहिए सारा अभिक्रिया है, जितना भी कितना हुआ, कितना प्रकार हुआ? 10। और उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी जोड़ के 12 है ना। 12 का ध्यान होना चाहिए सबको। कल किसी से भी बच्चे से भी पूछ सकते हैं। चलिए संक्षारण की बात करते हैं। संक्षारण क्या है? देखिए धातुएं चमकीली होती है, हम सबको पता है कि धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है, लेकिन खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन हो जाती है।
धात्विक क्रियाशील होती है। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है। इससे धातु का क्षरण होने लगता है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण वस्तुतः एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए होता क्या है, हम सबको पता है कि अगर खुले हवा में धातु को रख दिया जाए तो धातु हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है, या जिससे धातु का क्या होने लगता है, क्षारण होने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा लोहा है। एक लोहे की वस्तुओं को आप छत पे जाके रखिए, कुछ दिन के बाद उनमें क्या लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा। ये जंग लगना क्या है, संक्षारण। ये जंग लगना क्या है, संक्षारण। मतलब जितनी भी धातु है, जनरली जितनी भी धातु है, उन्हें अगर आप खुली हवा में छोड़ दें, मतलब हम अपने वायुमंडल में छोड़ दें, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि से क्रिया करके उसका क्या करने लगती है, क्षारण करने लगती है। और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, संक्षारण। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। हर कोई ऑब्जर्व किए है कि लोहे की वस्तु को अगर हम लंबे टाइम तक खुले जगह छोड़ दिया जाए तो उसमें धीरे धीरे उस लोहे की वस्तु का क्या होने लगता है, क्षारण होने लगता है, उसमें जंग लगने लगता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्लियर है सारे लोग को? किसी को डाउट संक्षारण में? टॉपिक बनाइएगा संक्षारण। देखिएगा, धातुएं क्रियाशील होती है, धातुएं क्रियाशील होती है, धातुएं क्रियाशील होती है। ये वायुमंडल में उपस्थित ये वायुमंडल में उपस्थित ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन, जल वाष्प, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट आदि में, आदि में, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इससे धातु का क्षारण होने लगता है, इससे धातु का क्षारण होने लगता है, इससे धातु का क्षारण होने लगता है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लिख लीजिए, जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, कॉमा दीजिए। चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, लोहे में जंग लगना हो गया, कॉमा दीजिए। चांदी की वस्तुओं पर, चांदी की वस्तुओं पर काली परत चढ़ना। जनरली आपने ऑब्जर्वेशन लिया ही होगा कि जब लंबे टाइम तक पायल वगैरह पहनते हैं तो वो पायल क्या होने लगता है, काला होने लगता है, काला होने लगता है ना। आगे कॉमा दीजिएगा। तांबे की वस्तुओं के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना,
तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग की परत का चढ़ना। अच्छा, आपने ये भी देखा हो कि लंबे लंबे टाइम पे जब तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग की परत चढ़ना। देखिए, हम सबने ऑब्जर्वेशन लिया कि तांबे की वस्तु को जब लंबे टाइम पे निकालते हैं तो इस पे हरा हरा क्या आ जाता है, क्लियरिंग आ जाता है। देखिए ना, समझे ये भी किसका प्रकार है, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ऑक्सीकरण का प्रभाव हमारे जीवन में आगे क्या होता है। आगे होता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है ये समझते हैं। हम सबको पता है कि ताजे भोजन का स्वाद और सुगंध दोनों ही प्रिय होता है। अगर कोई खाना बन रहा है हमारे यहाँ तो उसका स्वाद भी हमें अच्छा लगता है और उसका स्मेल भी अच्छा आता है। बट उसी खाने को आप क्या कीजिए, बना के लंबे टाइम के लिए सुबह बनाइए और शाम तक बिना ढके उके उसी तरह छोड़ दीजिए, तो शाम होते होते उससे दुर्गंध आने लगेगी और उसका स्वाद भी क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा। मतलब खाना जब बासी हो जाता है, हम लोग बोलते हैं खाना बासी हो गया, उससे स्मेल आने लग जाता है या उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ये होता कैसे आप समझिए। जब हम लोग खाना बना के रखते हैं तो हमारे वायुमंडल में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, और खाना में हमारा क्या होता है, तेल होता है, वसा होता है। इससे क्या करता है, ऑक्सीजन क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके उस ताजे बने भोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत करने से उसके स्वाद और उसका सुगंध दोनों ही क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। अब इसे हम लोग रोक सकते हैं। रोक कैसे सकते हैं, आप ऐसे बर्तन में बंद करके रखिए जिसमें हवा ना जाए, है ना। एक तरीका ये है कि ऐसे बर्तन में बंद करके रखिए जिसमें हवा ना जाए। ये सिंपली हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, उस खाने को कहाँ डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे लंबे टाइम तक खाना हमारा क्या नहीं होता है, खराब नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो विकृत गंधिता के बारे में और जानते हैं। तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध अप्रिय हो जाते हैं। ऐसा हवा में ऑक्सीजन द्वारा तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। लिखिए, टॉपिक बनाइए, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। चलिए लिखिएगा, तेल या वसा युक्त, डैश दे के लिखिए, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध अप्रिय हो जाते हैं। उसके स्वाद और गंध अप्रिय हो जाते हैं। स्वाद और गंध अप्रिय हो जाते हैं। ऐसा हवा के ऑक्सीजन द्वारा तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऐसा हवा के ऑक्सीजन द्वारा तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर हो गया विकृत गंधिता क्या है? आगे सबको समझ में? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विकृत गंधिता को कम करने के उपाय बताएं। कम करने के क्या उपाय सकते हैं? तो पहला उपाय हो सकता है सर, इसे क्या डाल दीजिए, रेफ्रिजरेटर। सबसे आसान तरीका, काम से बचना चाहते खाना बनाइए। एक तरीका ये है
कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके, फ्रिज का उपयोग करके। दूसरा तरीका सर, खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकरण मिलाना। जैसे हम लोग देखते होंगे अचार वगैरह बनाती है मम्मी लोग, तो लंबे टाइम चलता है, पूरे साल भर ऑलमोस्ट चल जाता है। तो उसके लिए मम्मी लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीजन पदार्थ मिलाते हैं। जैसे नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा डालते हैं। होता क्या तरीका है, अचार बनाने का प्रोसेस जानते ही हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसे धूप में सुखा दिया जाता है, उसमें नमक हल्दी वगैरह डाल के लंबे टाइम तक धूप में छोड़ा जाता है। फिर बहुत मात्रा में क्या डाल दिया जाता है, तेल डाल दिया जाता है, जिससे उसका ऑक्सीकरण क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर, खाद्य पदार्थों को कम सक्रिय गैस के वातावरण या उससे भरी थैलियों में संग्रहित करना। कम सक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब नाइट्रोजन गैस। आप देखते होंगे जितना भी पैकेट आइटम है, ध्यान दीजिए, जितना भी पैकेट आइटम है वो लंबे टाइम तक आपका खराब नहीं होता। जैसे कि आपका लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, डालमोट वगैरह हो गया, तो वो जिस थैली में बंद होता है, जिस पैकेट में बंद होता है, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कैसा गैस है, अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा खाना क्या होता है, या जो भी उसके अंदर खाद्य पदार्थ है वो लंबे टाइम तक आपका खराब नहीं होता। आए बस वही एक क्लास कल और लेके, कल ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मे बी कल ही आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ों को रिवीजन करके आना है, फर्स्ट क्लास से लेकर यहाँ तक।